नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हमने प्रोमो वीडियो में बात की थी कि कुछ हॉट टॉपिक के बारे में मैंने बात की थी कि कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और उसके लिए मैंने कंटेंट की शुरुआत भी कर ली थी और कुछ कंटेंट मैंने बना भी लिया था। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले एक न्यूज़ आती है कि नेपाल में जेनजी आंदोलन की शुरुआत होती है और जेनजी आंदोलन बुरी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे वो आगे बढ़ता है। तो जेनजी आंदोलन की शुरुआत होने जेनजी आंदोलन के बारे में बात करने से पहले जेनजी आंदोलन क्या होता है, जनरेशन और जेड। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो जनरेशन है वो 25th और 30th तक की जो जनरेशन है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे ही अपना सब कुछ टाइम ज़्यादा करके स्पेंड किया हुआ है, ऐसे जो यूथ है, यंगस्टार है, उन्होंने खड़ा किया हुआ आंदोलन को मेन स्ट्रीम मीडिया ने जेनजी नाम दिया गया है। तो दोस्तों जेनजी आंदोलन क्या आपको लग रहा है, मेरे जैसे प्रोफाइल में आपने देखा होगा कि जेनजी आंदोलन आपको लगता है कि ये जेनजी आंदोलन ही है या इसके पीछे कोई चीज़ें हैं, हो सकता है ये रिजिम चेंज ऑपरेशन हो। तो कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनजी आंदोलन की शुरुआत कैसी होती है दोस्तों, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें बात करेंगे। जैसे नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ 2 साल पहले 2023 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों को नोटिस दिया जाता है, मतलब सोशल मीडिया कंपनीज वालों को एक नोटिस इशू किया जाता है कि आपके जो ऑफिसेस है उसके ऑफिसेस हमारे कंट्री में ओपन कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी क्वेरीज है, जो भी कंटेंट है, वो जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो या हमारी संस्कृति के अपोज में कोई कंटेंट हो, तो उसके बारे में हमें कुछ अगर रिड्रेसल करना है कुछ कंप्लेंट को, तो आपका ऑफिस यहाँ पे होना जरूरी है। इस तरीके से सारे प्लेटफॉर्म वालों को नोटिस जाती है कंपनीज को। तो इसमें टिकटॉक भी है दोस्तों। तो नोटिस जाने के बाद सोशल मीडिया वाले जो कंपनीज है वो कोई भी इसमें इंटरफेयर, मतलब कोई भी रिप्लाई नेपाल गवर्नमेंट को नहीं दी जाता है, वह तो उनके नोटिस को कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है 2023 में। उसके बाद एक्सेप्टेड टिकटॉक का ऑफिस नेपाल में ओपन होता है और वो अच्छे से चल रहा है। तो टिकटॉक छोड़ के अगस्त में सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है कि इस सोशल मीडिया कंपनीज पे बैन लगाया जाए। तो इसमें दोस्तों व्हाट्सएप है, स्नैपचैट, फेसबुक और यूट्यूब हो। तो इस प्लेटफॉर्म पे नेपाल में बैन लगाया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो ये डिसीजन लेने के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है एक न्यूज़ कि हमें गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ चीज़ें आंदोलन करना है और सब लोग इकट्ठा होकर हम एक मार्च निकालेंगे। तो ये चीज़ें डिसाइड होती है, तो सारे यूथ है वो रास्ते पे आते हैं और ये जेनजी आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों। अभी मैंने पहले ही बताया कि जेनजी जो लोग हैं, जो यंगस्टार है, जो 25th एज वाले हैं, जो सोशल मीडिया के अलावा ज़्यादातर चीज़ें नहीं जानते, क्या ये यंगस्टार इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं? थोड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों कि लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं, संसद भवन है, मंत्रियों के घर है वो जलाए जा रहे हैं, यहाँ तक के मंत्रियों की बीवी को भी जलाया गया है दोस्तों। तो क्या ये सही तरीका है आंदोलन का? क्या इस तरीके से आंदोलन होता है? अभी जेनजी आंदोलन को देखते हुए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद 19 लोग मरने के बाद भी आंदोलन नहीं थमा। उसके बाद भी कुछ मंत्रियों के घर जलाए गए, मंत्रियों को रास्ते पे पीटा गया और मंत्रियों की बीवी को जलाकर मार दिया गया दोस्तों। क्या इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पास्ट में जाने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे रिजिम चेंज ऑपरेशन की कुछ स्मेल आ रही है? ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ रीज़न दे रहा है कि जेनजी आंदोलन में कुछ रीज़न है। देखो दोस्तों, जेनजी आंदोलन ये प्योरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से नहीं है। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोचने के बाद बता रहा हूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का रीज़न नहीं है। देखो कुछ चीज़ें हैं नेपाल में, जो बहुत सी चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में बताई जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट जो बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट नेपाल में बहुत है। इसके बाद इन्फ्लेशन की बात बताई जा रही है कि इन्फ्लेशन के वजह से भी हो सकता है ये चीज़ें होती है। उसके बाद इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ें होती है तो करप्शन उसमें एक ऐड होता है कि करप्शन भी नेपाल में बहुत ज़्यादा है। और सबसे मेन जो मुद्दा आ रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म के जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि नेपो किड्स, तो नेपो किड्स इन द सेंस ये जो प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ आ रही है नेपो किड्स मतलब कुछ मंत्रियों के बेटे हैं वो हाई लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जो गरीब जनता है उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो नेपो किड्स जैसे हमारे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का टिज्म की एक कही जाती है कि नेपोटिज्म जो बात कही जाती है उसी तरह नेपो किड्स की बात नेपाल में हो रही है। तो ये चीज़ें का रीज़न मेन स्ट्रीम मीडिया में दिया जा रहा है कि ये चीज़ों के वजह से नेपाल में आंदोलन हुआ है। तो दोस्तों मुझे आप क्लियरली मतलब सोचने वाली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन और नेपोटिज्म क्या इंडिया में नहीं है? दोस्तों ये हर कंट्री में है, चाइना में नहीं है या यूएस में नहीं है। दोस्तों यूएस में भी चाइना, रसिया, इंडिया, फ्रांस, यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज ये सारी जगहों पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ये सारी चीज़ें हर कंट्री में होती है। क्या इस रीज़न को हम जेनजी आंदोलन को साथ जोड़ के इतनी चीज़ें बड़ी हो सकती है? नहीं दोस्तों, आप थोड़ा पास्ट में जाइए। 2021 में म्यांमार का रिजीम चेंज होता है, म्यांमार में भी आंदोलन होता है और म्यांमार में भी रिजीम चेंज होता है। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा आगे आओगे तो 2022 में श्रीलंका में रिजीम चेंज होता है। सोचने वाली बात है। और थोड़ा आगे आके हम सोचेंगे तो 2024 में बांग्लादेश में रिजीम चेंज होता है और इस चीज़ों के बीच में ही पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज होती है। तो दोस्तों पाकिस्तान में रिजीम चेंज होती है, इसका रीज़न है यूएस गवर्नमेंट की बात इमरान खान मानने से डिनाई करती है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मानने से डिनाई करते हैं। तो इमरान खान की जो सत्ता है, अमेरिका पाकिस्तान की आर्मी से बात करके पाकिस्तान का आर्मी को कंट्रोल करके इमरान खान की सत्ता को हटाया जाता है और वहाँ पे आर्मी प्रोमोटेड जो सत्ता है वहाँ पे पाकिस्तान में इस्टेब्लिश होती है। दोस्तों सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के बाद बारी आती है म्यांमार की और शेख हसीना की बात भी वही चीज़ है दोस्तों कि शेख हसीना जो आयरलैंड है बांग्लादेश का, उसे यूएस गवर्नमेंट ने लीज पे देने के लिए बात की थी बांग्लादेश सरकार से कि ताकि हम यहाँ पे हमारा मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किए। लेकिन बांग्लादेश ने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने के लिए मना कर दिया था और मना करने के बाद बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ भी आंदोलन खड़ा किया गया। वहाँ पे भी यूथ को ही कंट्रोल में करके यूथ को भड़काने का मतलब यूथ में जो चिंगारी फैलाने के काम की गई थी और उसी तरह से बांग्लादेश में भी इस तरह का आंदोलन हुआ। घर जलाए गए, संसद जलाई गई, संसद जलाई गई, वहाँ पे भी मंत्रियों के घर जलाए गए और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के आवास में की जो चीज़ें हैं, संसद की चीज़ें हैं, सारी लोगों ने मतलब लेके गए, उनके घर पे लेके गए जो भी चीज़ें हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि ये सारे कंट्रीज का लोकेशन देखोगे तो इस कंट्रीज का लोकेशन जो है वो इंडिया और चाइना के एग्जैक्टली बॉर्डर को लग के है दोस्तों। तो ये सोचने वाली बात है कि कौन चाह रहा है कि इंडिया और चाइना को कंट्रोल किया जाए। हो सकता है देखो कुछ चीज़ें हैं, अभी मैं बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे चाइना और अमेरिका की बात नहीं जमती है। तो यूएस ने पहले इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने का प्रयास किया, रिलेशन अच्छे करने के मेंटेन किया क्योंकि चाइना को कंट्रोल किया जा सकती है। चाइना और अमेरिका का क्रॉस है, क्रॉस इन द सेंस हर कोई महासत्ता बनने का प्रयास कर रहा है दोनों के बीच में। और चाइना और इंडिया और यूएस इस चीज़ों में पहले अमेरिका कोल्ड वॉर के टाइम की बात है दोस्तों कि पहले जो यूएस है वो पाकिस्तान को कंट्रोल करके इंडिया या हो, चाइना हो या रसिया हो, इन कंट्रीज़ के बारे में वो उनका प्रोपोगंडा फैलाते थे। अब अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहा है जो कि
चाइना बॉर्डर पे उनका मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने के लिए उस कंट्रीज का फायदा उठा रही है, उस वहाँ पे रिजिम चेंज ऑपरेशन कर रही है। जो सरकार अमेरिका की बातें नहीं सुन रहा है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, या अमेरिका का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो, लेकिन जहाँ तक हमें जो व्यू दिख रहा है दोस्तों, ये कुछ तो चीज़ें हैं जो कि रिजिम चेंज ऑपरेशन के अंडर में ही चल रही है। बांग्लादेश में ऐसे ही सत्ता चेंज नहीं हुई, म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें, ये सारे लोकेशन आप देखोगे तो ये सारे लोकेशन चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे ही है दोस्तों। तो सोचने वाली बात है, इस पे भी हम गौर करेंगे आगे चल के। इसके बारे में डिटेल में क्या डेवलपमेंट होती है बांग्लादेश में, वो चीज़ें कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, उसको समझने की हमें बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ चीज़ें हैं, ये अमेरिका का नाम मैंने क्यों लिया, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये अमेरिका का नाम क्यों ले रहे हो। तो देखो दोस्तों, जो नेपाल के प्रधानमंत्री है उनका नाम है केपी शर्मा ओली। तो ये केपी शर्मा ओली है, इसके रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं दोस्तों। इसके पहले भी बांग्लादेश में आंदोलन हो चुका है कुछ चीज़ों को लेके। तो केपी शर्मा जो है वो चाइना के कंट्रोल में आ चुके हैं, चाइना के कंट्रोल में आ चुके हैं। और चाइना की जो एम्बेसडर है, चाइनीज एम्बेसडर है नेपाल में, उनके कंट्रोल में केपी शर्मा आए हुए हैं। तो केपी शर्मा को पूरा चाइना कंट्रोल कर रहा है और ये बातें यूएस को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं कि यूएस वहाँ पे चाह रहा है कि उसके फेवर की गवर्नमेंट वहाँ बने, या तो चीज़ें इतनी भी चाइना के फेवर में नहीं जाना चाहिए कि चाइनीज गवर्नमेंट पूरी तरह से नेपाल पे कंट्रोल करे। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को आशिया में अगर देखा जाए तो रशिया, चाइना, इंडिया, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे, इन पे कंट्रोल करने के लिए यूएस को कोई तो एक मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है एशिया में। तो इस चीज़ों को कंसीडर करके ही यूएस बहुत से प्लान करता है कि कुछ चीज़ें की जाए ताकि कोई कंट्री उनके फेवर की गवर्नमेंट वहाँ बन जाए और कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाए दोस्तों। तो ये बहुत से डीपली अगर सोचोगे तो ये बहुत चीज़ें आगे जाएगी। इसके बारे में 1 बाय 1 वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या एग्जैक्टली फॉरेन पॉलिसी कितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हम जैसे भी आगे बढ़ेंगे वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक कि नेपाल की बात हम कर रहे हैं, तो नेपाल में ये जेनजी आंदोलन नहीं लग रहा है, नेपाल में ये टोटली रिजिम चेंज ऑपरेशन ही है। और पास्ट में जाके हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे। देखो, नेपाल में जब मतलब जहाँ वहाँ पे पहले राजा हुआ करते थे, उनका मतलब विक्रम सिंह जो नाम है उनका, नेपाल में राजेशाही हुआ करती थी, तब से डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन हुए और डेमोक्रेसी के बाद अभी फिर से आंदोलन हो रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं, देखो बहुत से चीज़ें ये भी आई आंदोलन में, कुछ फ्लैग लेके लोग घूम रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट वहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहती है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट प्रोपोगंडा फैलाने के लिए होती है, कॉन्सेंट्रेट डाइवर्ट करने के लिए होती है, डाइवर्जन के लिए कुछ बातें होती है दोस्तों। लेकिन देखते हैं कि इसके आगे चल के क्या डेवलपमेंट होती है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनता है, किस टाइप की गवर्नमेंट वहाँ इस्टेब्लिश होती है और उनका स्टैंड क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली है दोस्तों कि क्या होता है, देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आगे चल के हम और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।